औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इकराम नाज़िर, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है कि हमें अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? डेफिनेटली हमें फूड से मिलती है ना। तो कभी आपने ये सोचा है कि क्या हमारे सेल्स उस एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं, हमारे सेल्स उस एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, उस एनर्जी को हम किस तरह से हासिल करते हैं, या उस एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन चारों टर्म्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी चेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम बायोलॉजी की एक ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसे बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। मैं बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना कि हमें एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। उसमें क्या आ जाएगा? मूवमेंट आ जाएगी, या जितने भी हम काम करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ग्रोथ है, इन सब के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आइदर दे आर कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप इन टर्म से भी फेमिलियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है। अब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टूडेंट्स, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो टर्म लिखी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा ना जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल रिडक्शन करेगा वो उससे हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो फिर उनमें इनका यूज होगा। तो मैंने आपको इसीलिए ऑलरेडी बता दिया था कि आपको ये क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको ये भी चीज ऑलरेडी क्लियर है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट, जो प्लांट होते हैं वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, और जो एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी ले रहे हैं अपने फूड से। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों उस एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं करते, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, वो जो एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, उस कन्वर्टेड फॉर्म को हम एटीपी कहते हैं, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरह से हम करेंसी यूज करते हैं ना, पाकिस्तान में रुपीज है, डॉलर है, फिर युआन है, इसी तरह से दिरहम है, रियाल है, डिफरेंट करेंसीज हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स, एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की शॉर्ट फॉर्म है। एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लिपमैन, उन्होंने एटीपी को डिस्कवर किया था और उन्हें उसके बदले में नोबेल प्राइज भी मिला था। स्टूडेंट्स, हम एटीपी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको इस वर्ड से ही समझाऊंगी, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हम इसे ही ब्रेक कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एडिनोसिन को ब्रेक कर लेना तो एडिनो से आ गया एडिनिन और आ गया राइबोज, यानी एडिनोसिन जो है वो एडिनिन और राइबोज से मिलके बना, ये इसका कॉम्बिनेशन है। और ट्राई का मतलब हो गया 3 एंड फॉस्फेट मींस फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स, एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि एटीपी एडिनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। अब एडिनिन क्या होता है, ये मैंने आपको जो डीएनए वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था, डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन एंड थाइमिन, और उसके बाद आरएनए में यूरासिल भी थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो एडिनिन है ना, ये वही बेस है, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह से राइबोज क्या है, राइबोज जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे तो उसमें मोनोसेक्राइड में हमने राइबोज शुगर पढ़ी थी, ये 5 कार्बन शुगर है। और फॉस्फेट का तो आपको पता ही होगा कि
फॉस्फेट ग्रुप। और फ्रेंड्स आप एटीपी का स्ट्रक्चर भी देख लें, आप ये इमेज में देखेंगे कि इसमें एडेनिन मौजूद है, ठीक है, एडेनिन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, उसके साथ ही 5 कार्बन शुगर मौजूद है और 3 फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है। 3 मींस ट्राइफॉस्फेट। अगर हम एक फॉस्फेट माइनस कर दें तो कितने फॉस्फेट रह जाएंगे? 2। यानी स्टूडेंट जब 2 फॉस्फेट होंगे तो उसे हम एडीपी कह देंगे, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर हम फिर एक और फॉस्फेट माइनस कर दें तो एक फॉस्फेट रह जाएगा और उसे हम क्या कह देंगे? एएमपी, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको एटीपी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। अब स्टूडेंट्स एटीपी के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये होता है कि एटीपी की ब्रेक डाउन हो जाती है और एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। इसका जो एक फॉस्फेट ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसमें पीछे कितने रह जाएंगे? 2 फॉस्फेट ग्रुप रह जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। अब एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप भी दिया और ये एडीपी में भी कन्वर्ट हो गया है, तो साथ ही क्या होगा? एनर्जी भी रिलीज होगी। जब ब्रेकडाउन होती है किसी चीज की तो एनर्जी भी रिलीज होती है। ये आपको मैंने एनाबॉलिक रिएक्शंस में भी पढ़ाया था कि एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। फ्रेंड्स एक एटीपी के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, यानी 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। अब फ्रेंड्स जो मैंने फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लिखा है ना, पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस आई से बनता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स ये तो आपको पता चल गया कि एटीपी से एडीपी बन जाएगा, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप इसका सेपरेट हो जाएगा। अब समटाइम्स ये होता है कि जो एडीपी होता है ना, ये भी फर्दर आगे इसकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है और जब एडीपी की ब्रेक डाउन होगी, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, अब जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये भी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दे देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसका एक फॉस्फेट ग्रुप इससे निकल जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? अब एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया, तो वो क्या बन जाएगा? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है और उसमें भी फिर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये भी तो एनाबॉलिक रिएक्शन ही है ना, और सेम एनर्जी रिलीज होगी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से एटीपी से एडीपी बन रहा है और एडीपी से फिर आगे एमपी बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि स्टूडेंट्स एटीपी से एडीपी बनता है, एडीपी से एएमपी बनता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक साइकिल है, यानी स्टूडेंट्स एटीपी से एडीपी बनेगा और एडीपी एक फॉस्फेट ग्रुप अपने साथ अटैच करके और एनर्जी को यूज करके एटीपी बना देगा। अब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ मिल रहा है, एनर्जी यूज हो रही है और एटीपी बन रही है। अब ये एटीपी अगेन इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसमें फिर क्या होगा? एडीपी बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप और एनर्जी रिलीज होगी। तो आपने देखा किस तरह से एटीपी से एडीपी बन रहा है और एडीपी से फिर एटीपी बन रहा है। सेम स्टूडेंट्स एडीपी और एएमपी के लिए भी होगा, एडीपी से एएमपी और एएमपी से एडीपी बनता रहेगा और ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एटीपी बनने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो एज अ प्राइमरी सोर्स एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? सन से हासिल करते हैं ना, सनलाइट से। और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना फूड वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। अब स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, इसके अलावा वाटर को यूज करते हैं, इसके अलावा फोटॉन्स को यूज करते हैं, फोटॉन्स यानी सनलाइट को, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और उसके बाद क्या बना देते हैं? फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं, यानी शुगर बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फूड ये सब एक ही चीजें हैं और उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज बना देंगे और उसके बाद साथ ही ऑक्सीजन और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट ये भी प्रोड्यूस होंगे। अब स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं ही। स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, ये सारा प्रोसेस है जिसमें ये भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है और साथ में वाटर भी बन रहा है। ये सब कुछ 2 फेजेस में होता है, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं जिसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट जो लाइट रिएक्शन होता है ना, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी सनलाइट इसने लेनी ही लेनी है। लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लाइट रिएक्शन ने लाइट लेनी है और डार्क रिएक्शन ने लाइट नहीं लेनी, नहीं। डार्क रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, उसमें जो एनर्जी बन रही होगी, डार्क रिएक्शन उसी एनर्जी को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या फूड प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लाइट रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं,
कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है, ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट्स क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स लाइट और डार्क रिएक्शन में ये भी डिफरेंस है कि जो लाइट रिएक्शंस हैं ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होंगे। मैंने जब आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो जो स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा होगा उनको याद होगा कि क्लोरोप्लास्मिक मेम्ब्रेन होती है जिसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो लाइट रिएक्शन है वो इसी जगह पे हो रहे होते हैं। और डार्क रिएक्शन जो है वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, हो ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लाइट रिएक्शंस को देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन में होता क्या है? स्टूडेंट्स लाइट रिएक्शन का जो ओवरऑल फिनोमिना है ना वो ये है, लाइट एब्जॉर्ब होगी और इसमें क्या क्या बनेगा? एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। ये तीन चीजें इसमें बनेगी, आपको याद रखनी है, एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। अब ये किस तरह से बन रही हैं वो हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इमेज में देखिएगा, ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताती भी रहती हूँ, आप इमेज भी देखते जाइएगा। स्टूडेंट्स आप इमेज में देखिएगा, ये ग्रीन जो आपको नजर आ रहे हैं ये है क्लोरोफिल। अब क्या होता है, क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है, सनलाइट, और क्लोरोफिल उस लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में चले जाएंगे। फ्रेंड्स उन इलेक्ट्रॉन्स में हाई एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, रिमूव होके वो आगे चले जाएंगे। फ्रेंड्स आप इमेज में देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले गए हैं और आगे जाके आप देखिएगा ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस तरह की एक लाइन बनी हुई उसमें आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ गए। अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं। जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन में जो हाई एनर्जी मौजूद है ना, जिसकी वजह से इन्हें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। अब क्या हो गया, एटीपी बन गई। यहां जो मैंने आपको बताया था एटीपी बन चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स वाटर जो मौजूद है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, अब वाटर की स्प्लिटिंग होगी यानी फोटोलाइसिस होगा, वाटर की ब्रेक डाउन होगी। वाटर की जो ब्रेक डाउन होगी, आप इमेज में देखिएगा स्टूडेंट्स, उससे तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में यूज होंगे। अब आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है ना ये आगे चले जाएंगे। अब ये आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे NADP के पास। अब स्टूडेंट्स बेसिकली NAD जो है ना ये एक कोएंजाइम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये अपने साथ फॉस्फेट को कैरी करता है। फिर जब ये अपने साथ फॉस्फेट को कैरी करेगा तो ये फॉस्फोरिलेटेड हो जाएगा, तो फिर हम इसे कहेंगे निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फ्रेंड्स ये कोएंजाइम यहाँ पे मौजूद है। आप देखेंगे कि जब स्प्लिटिंग हुई है ना वाटर की, उससे जो हाइड्रोजन आयंस आए हैं वो इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स एटीपी भी बन गई, उसके बाद NADPH भी बन गया और आपने देखा कि ऑक्सीजन भी बन चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसके प्रोडक्ट्स आपने देख लिए हैं, एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। इसमें तीन प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसने एटीपी बना दिया, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिससे ऑक्सीजन बना, और हाइड्रोजन जो है NADP के साथ आगे अटैच हुई, NADPH बन गया। स्टूडेंट्स होपफुली आपको लाइट रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में से लाइट रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है जो आपकी बुक में गिवन है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपको रीड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने ये डायग्राम भी बनानी है इसकी, जिससे आपने ड्रॉ करनी है, बहुत अच्छी नीट ड्रॉ करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये डायग्राम बनाए बगैर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस में से लाइट रिएक्शन को पढ़ लिया, लेकिन अभी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमारे पास अभी सिर्फ ऑक्सीजन बना है। अभी जो मेन हमारा ग्लूकोज शुगर है वो भी बनना रहता है, वो कहाँ पे बनेगा, आगे डार्क रिएक्शन में बनेगा। अब स्टूडेंट्स हम डार्क रिएक्शन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स डार्क रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में। ये आपने याद रखना, MCQ भी आ जाता है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। अब स्टूडेंट जिस तरह से मैंने आपको लाइट रिएक्शन की एक जनरल इक्वेशन दिखाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने डार्क रिएक्शन की भी बनाई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि क्या चीज यूज हो रही है, उससे क्या बन रहा है। अब स्टूडेंट्स डार्क रिएक्शन में ना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जनरल मैंने प्रोसेस लिखा है ना, इन दोनों को मिला के लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, और ये सब कुछ इन दोनों में हो रहा है, हाफ इसमें हो रहा है और हाफ इसमें हो रहा है। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस वन इज कार्बोहाइड्रेट, दिस वन इज शुगर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में तो डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व है,
लेकिन डार्क रिएक्शन में भी लाइट की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होगी। डार्क रिएक्शन में एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं एटीपी और एनएडीपी है, वहीं से आ रही है। उसी एनर्जी को डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं ये भी आपको डायग्राम से बताती हूँ, आप ये इमेज देखिएगा स्टूडेंट्स, ये डार्क रिएक्शन की इमेज, और डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम मेल्विन केल्विन था, तो उसी के नाम पे इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप इमेज में देखिएगा, डार्क रिएक्शन का फर्स्ट जो स्टेप है वो है कार्बन फिक्सेशन, यानी इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे? 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। आप देखेंगे प्रीवियसली इसके अंदर एक 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होगा जिसके भी 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। 3 मॉलिक्यूल्स है और हर मॉलिक्यूल्स के अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं। अब क्या होगा कि 3 कार्बन एटम उसके साथ अटैच होंगे। अब जब 3 कार्बन एटम उसके साथ अटैच होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। 5 कार्बन से ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ये 6 कार्बन कंपाउंड तो बन गया है, लेकिन इसमें अभी भी 3 मॉलिक्यूल्स ही हैं। अब हर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन मौजूद हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो डॉट्स है ना, ये है 6 कार्बन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक कार्बन फिक्सेशन हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, ये अनस्टेबल होता है, इसकी पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ब्रेक डाउन होकर 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट जब ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बना था ना, वो यूज होगा यहाँ पे, और इस 3 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। स्टूडेंट जो 3 कार्बन कंपाउंड है ना, इसमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज नहीं होते। इनमें से बाकी जो मॉलिक्यूल बचेंगे वो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड बनाने में यूज हो जाएंगे, वो यूटिलाइज हो जाएंगे। उन्होंने आगे जाके 5 कार्बन कंपाउंड बना देना है, क्योंकि ये एक साइकिल है, इसने ऐसे रिपीट होते रहना। फिर वो जो 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्बन फिक्सेशन होगी और उसके बाद फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड में, फिर देन 3 कार्बन कंपाउंड में ग्लूकोज बनेगा, और ये प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होता रहता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन चुका है, यानी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर हमारा बन चुका है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल। हमने क्लोरोफिल का रोल देखना है। अब आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज क्लियर है कि क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। हम डायरेक्टली लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते। एट द सेम टाइम जो लाइट एनर्जी कैप्चर हुई है वही लाइट एनर्जी क्या बना देगी? एटीपी और एनएडीपीएच बना देंगे। जो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़े थे उसके प्रोडक्ट थे, जिनसे फिर आगे डार्क रिएक्शन में हमें हेल्प मिली थी इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब स्टूडेंट्स टोटल जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो मेन पिगमेंट है 3, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड। फ्रेंड्स क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड को एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स बेसिकली जो पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट्स की डेफिनेशन इस तरह से है कि पिगमेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करते हैं। तो स्टूडेंट जो क्लोरोफिल ए है ये मेन पिगमेंट है, ये रेड और ब्लू लाइट को कैप्चर करेगा, लेकिन बाकी लाइट्स को ये कैप्चर नहीं कर सकता। तो बाकी की जो लाइट्स होंगी, रिमेनिंग लाइट्स, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड, वो रिमेनिंग लाइट को कैप्चर करते हैं। और इस तरह से ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं लाइट को कैप्चर करने में, मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करने में। तो स्टूडेंट्स इसलिए क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड को एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स मैंने रोल ऑफ क्लोरोफिल को ना यहाँ पे एक फ्लो चार्ट डायग्राम से लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स सनलाइट जो है वो लीव्स पे पड़ती है और लीव्स के अंदर पिगमेंट्स मौजूद है। पिगमेंट्स क्या करेंगे? लाइट को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और जो लाइट को कैप्चर करेंगे वो लाइट फिर कहाँ यूज होगी? फोटोसिंथेसिस में। होपफुली स्टूडेंट्स आपको रोल ऑफ क्लोरोफिल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हो गया है। होपफुली आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।